आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इसमें शुरू करने वाले हैं वीडियो में कि यहाँ पर एक अंक वाले प्रश्न देखेंगे। ये क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर नहीं, यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं जो 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पिछले वीडियो के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर इन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन है। अगर वो वीडियो आपने देख ली है तो ये वाले जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से आप बता पाएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने लिया, यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखी है। तो पहला ही क्वेश्चन आ गया जो कि हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, सॉरी, अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा हमें बतानी है। तो अर्थशास्त्र देखिए क्या होता है, हमने देखी थी, बड़ी सी परिभाषा देखी थी ना ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको, आप लिखना चाहे तो वो वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक दूसरी परिभाषा बताता हूँ जो आप लिख सकते हैं, और वो परिभाषा बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सी परिभाषा है। तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों का अध्ययन है। ठीक है, अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों का अध्ययन है जो हमारी आवश्यकताओं या इच्छाओं की तुलना में संसाधनों की दुर्लभता तथा दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं होता, बस अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है। और इसका अध्ययन कब उत्पन्न होता है, यहाँ पर जब हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं, ठीक है, जब हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की तुलना में संसाधनों की दुर्लभता या दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। यानी जब यहाँ पर हमारी आवश्यकताओं की तुलना में दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और उस वक्त जब क्या होता है, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, एक बार और बताता हूं, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है। या यह कैसे क्यों उत्पन्न होता है, ये हमारी आवश्यकताओं की तुलना में जो है संसाधनों की दुर्लभता तथा दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको क्या होता है। यहाँ पर सीधी सी बात है, पहले क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है। और ये अध्ययन उत्पन्न क्यों होता है, ये अध्ययन इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं हैं और इच्छाएं, और उन इच्छाओं और आवश्यकताओं की तुलना में जो संसाधन है हमारे पास वो बहुत कम मात्रा में बचे हैं। जैसे कि आप जल को ले लें तो जल क्या है, बहुत ही कम मात्रा में जो है हमारे पास स्वच्छ जल बचा हुआ है पीने के लिए। ठीक है, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर संसाधनों की जो है दुर्लभता यहाँ पर होती जा रही, दुर्लभ होते जा रहे हैं, यानी वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधन जो है दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो इन सब का अध्ययन जब करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब देखिए, आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण बताना है। आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिससे कि कुछ पैसा मिले। आपने कहीं काम किया, उससे कुछ पैसा मिलेगा तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया कही जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी ऐसा काम का उदाहरण दे सकते हैं जिससे पैसे की आमदनी होती है, यानी पैसा मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, कारखाने में कार्यरत मजदूर। ठीक है, कारखाने में कार्यरत मजदूर मतलब कारखाने में लगे हुए काम कर रहे मजदूर, तो क्या है, आर्थिक क्रिया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करो। ठीक है, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करो, ये क्वेश्चन आ गया। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखिए अर्थव्यवस्था क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं। यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो आर्थिक क्रियाओं में जो यानी जिस क्षेत्र में आर्थिक क्रिया, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो और वहां पर उस आर्थिक क्रियाओं को करने की क्या व्यवस्था है, वहां पर वो से कहते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे कि मतलब एक अर्थव्यवस्था चल रही है, मतलब अर्थशास्त्र है हमारे पास, और आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, तो किस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी किस व्यवस्था के अनुसार आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी व्यवस्था के अनुसार जब आर्थिक क्रियाएं होती हैं तो
उस व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थ देखिए, इसको शब्द को संधि विच्छेद कीजिए, अर्थ प्लस व्यवस्था। ठीक है, अर्थ प्लस व्यवस्था में क्या मतलब हुआ? अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर आर्थिक का मतलब, अर्थ मतलब धन हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था तो धन की व्यवस्था जिस प्रकार से जिस क्षेत्र में की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि आप जाएं कृषि यानी गांव के इलाकों में जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि कृषि के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के लोग, बहुत सारे लोग जो हैं किसान हैं, वो अपनी जीविका अर्जित करते हैं। तो वहां पर अर्थव्यवस्था क्या है? वहां पर कृषि की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कहाँ जहां पर जो है पैसा कमाने की कौन सी व्यवस्था है, ठीक है, वो है वहां पर अर्थव्यवस्था है। तो आई होप यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मतलब समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दुर्लभता का क्या अर्थ है। दुर्लभता का क्या अर्थ होता है? कोई भी संसाधन जिसकी मात्रा बहुत कम है और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि वो दुर्लभ है। ठीक है, दुर्लभता, तो उसे कहेंगे हम दुर्लभ संसाधन या दुर्लभता है उसकी। ठीक है, अब देखिए उपभोग क्या होता है? उपभोग क्या होता है? वस्तुओं का, यानी वस्तुओं को यानी उपयोग करना। यानी एक उपभोक्ता क्या करता है? एक व्यक्ति द्वारा या समूह समाज द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उपभोग यानी ग्रहण करना, इस्तेमाल करना उपभोग कहलाता है। और क्यों करते हैं? वो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं, तो उसे उपभोग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जो कि एक अर्थव्यवस्था में की जाती हैं विभिन्न प्रकार विभिन्न लोगों के द्वारा। ठीक है, आजीविका अर्जित करने हेतु। यानी आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा आजीविका अर्जित करने हेतु की जाती है। अब गैर आर्थिक गतिविधियां वो होती हैं जो कि आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, जैसे कि दान देना, ये आजीविका जो है यहाँ पर अर्जित करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्पादक कौन होता है? उत्पादक को परिभाषित कीजिए। उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसे हम उत्पादक कहते हैं। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा। इतना समझ आ गया? चलिए और देखते हैं हम। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वस्तु यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं क्या होती हैं। पहले आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके आप जरूर बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है लेकिन आप आंसर को ना देखें, यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं। स्वास्थ्य होता है अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या क्या है? स्वास्थ्य है अर्थव्यवस्था में, या सुरक्षा है, या आयात निर्यात है, या दुर्लभता है? तो हमने देखा था यहाँ पर तो दुर्लभता तो पहले से ही था। ठीक है, तो दुर्लभता क्या है? अर्थव्यवस्था में है दुर्लभता, क्योंकि संसाधन जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं लोगों को, और क्योंकि उनकी मात्रा बहुत कम है तो वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसका मतलब है संसाधन जो है दुर्लभ हैं। तो अर्थव्यवस्था में मूलभूत समस्या क्या है? एक दुर्लभता एक मूलभूत समस्या है। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जा सकता है लोग डैश कैसे करते हैं का अध्ययन। ठीक है, अपने असीमित संसाधनों का प्रयोग, यानी लोग अपनी असीमित संसाधनों का प्रयोग कैसे करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कैसे करते हैं, दुर्लभता पर प्रचुरता का चुनाव कैसे करते हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में शिक्षा की प्राप्ति। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर यह आ जाएगा ग नंबर का कि दुर्लभता पर प्रचुरता की चुनाव, यानी प्रचुरता का चुनाव। दुर्लभता पर प्रचुरता का चुनाव मतलब दुर्लभ संसाधन है हमारे पास, ऐसे संसाधन जो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो वो दुर्लभ हैं। और प्रचुरता का चुनाव, और हमें क्या करना है? उनमें से चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आती है यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया गा। उसके बाद देखिए मेरा दोस्त अतुल जो एक गायक है कि आज के दो क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं। ठीक है, सुबह उसने गाने यानी गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया तथा फीस के रूप में 10,000 रुपए प्राप्त किए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है आगे देखिए। और शाम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी का जन्मदिन घर पर मनाया और उसके लिए उसे
उसने एक गाना गाया। तो यहाँ पर उसने क्या करा है, वहां पर अपने मंच में कार्यक्रम किया, उसे 10,000 रुपए मिले हैं। और यहाँ पर उसने अपनी बेटी का जो है जन्मदिन मनाया है, गाना गाया उस पर, और बस यही दो काम किए हैं। उसके बाद ऊपर दी गई सूची के आधार पर कौन सा कथन सत्य है बताना है। क्रियाकलाप एक आर्थिक क्रिया है और एक गैर आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे होंगे, यहाँ पर इसने जो काम किया पहले वाले में, जो यहाँ पर आपने यहाँ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले वाले में इसने काम किया तो आप देख रहे हैं कि इसको पैसा मिला है, 10,000 रुपए मिला। लेकिन यहाँ पर जब दूसरे वाले में इसने गाना गाया तो इसको पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो ये गैर आर्थिक क्रिया हो गई, ये आर्थिक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए क्रियाकलाप एक में आर्थिक क्रिया है और एक गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा देखते हैं, एक गैर आर्थिक, यहाँ पर गैर आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रिया, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारा यही वाला क्वेश्चन पहले से ही हमारा सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर का वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक उपभोक्ता वह होता है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। यानी उपभोग, यहाँ क्या हो गया, ये वस्तु और सेवाओं का उपभोग जो है से केवल शिक्षा के लिए करता है, केवल शिक्षा के लिए यहाँ पर करता है। क्या क्या है इसका, केवल शिक्षा के लिए करता है, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा कि अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए करता है। देखिए, एक उपभोक्ता वह होता है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग, हमने क्या देखा था, उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग जो है अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए करता है। तो अब उसे हम क्या कहते हैं, एक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, बताना हमें गैर आर्थिक क्रिया नहीं है तो कौन सी है, नेक काम के लिए रक्तदान करना। ये बिल्कुल गैर आर्थिक क्रिया, मतलब गैर आर्थिक क्रिया है क्योंकि रक्तदान में पैसा नहीं मिलेगा। आप याद रखें, सीधी सी बात है, अगर पैसा मिलेगा तो वो आर्थिक क्रिया है और पैसा नहीं मिलेगा तो वो गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब धन से है। ठीक है, यहाँ पर एक माँ द्वारा दिए गए घर के काम, यहाँ किए गए घर के काम, बिल्कुल नहीं, ये आर्थिक गैर आर्थिक क्रिया है। उसके बाद पिता द्वारा गई बच्चों को देखभाल, यानी दी गई, पिता द्वारा दी गई बच्चों को देखभाल, की गई देखभाल क्या है, बच्चों की देखभाल करते हैं पिता, ये भी नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाएं, तो अस्पताल में जब डॉक्टर सेवा देते हैं तो पैसा लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उपभोग, यानी उपभोग है किसके बराबर होता है, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति यानी होती है, और या इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग होता है। सुरक्षित कार चलाना होता है, या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि उपभोग क्या होता है, उपभोग क्या होता है, इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग होता है, उसे हम उपभोग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा खा नंबर। इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं, यानी नहीं कही जाएगी, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं कही जाएगी, तो यहाँ पर बताना है, बैंकिंग आर्थिक क्रिया नहीं है, सुजाता द्वारा अपनी माँ की सहायता करना, गांव में जो है यहाँ पर गांव में खेती करना, और बाजार में दुकानदारी करना। तो यहाँ पर कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, आर्थिक क्रिया आपकी ये वाली नहीं है, सुजाता द्वारा माँ की सहायता करना, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। अगर माँ की सहायता करेंगे तो उसे पैसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा खा। तो नेक्स्ट आ जाता है आठवां क्वेश्चन, देखते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक क्या होता है, मैनेजर, श्रम, कच्चा माल और भूमि, मशीन, उद्योग, बिजली और श्रम। यहाँ पर उद्यम और भूमि, श्रम और पूंजी। तो क्या है यहाँ पर, पैसा, श्रम, यानी उद्यम और कच्ची सामग्री। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन यानी आंसर सही होगा, क्या है, उत्पादन के कारक बताना है कि उत्पादन किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला है, एक उद्गम होना चाहिए और भूमि होनी चाहिए क्योंकि भूमि पर ही उद्गम लगाया जाएगा। उसके बाद श्रम होना चाहिए क्योंकि लेबर नहीं लगेगी तो काम कौन करेगा। उसके बाद पैसा भी तो होना चाहिए क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पैसा भी होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 9 क्वेश्चन, सेवा प्रदाता वह व्यक्ति होता है, सेवा प्रदाता वह व्यक्ति होता है जो सेवाओं का उपभोग करता है, सेवा का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवा प्रदाता, तो सेवा का उत्पादन जो करेगा वही प्रदान करेगा। ठीक है, जो बनाएगा जिस वस्तु को वही तो बेचेगा।
तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि जो सेवा प्रदाता होता है वो कौन व्यक्ति होता है, जो सेवा का उत्पादन करता है। आई होप समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 10 करते हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? अधिक से अधिक बचत करना, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करना, पूंजी निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक बचत करोगे, कितनी भी बचत कर लो, इससे पैसा तो आया नहीं है ना, पैसा तो कमाया नहीं ना, बचत कर रहे हैं आप। पैसा जो कमाया उसी में से आप कर रहे हैं। यहाँ पर पैसा जो है बाहर से कहीं नहीं आया, कमाया नहीं, इसीलिए आंसर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक देख लिया। अभी देखिए क्वेश्चन हमारे पास कितने बचे हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये भी देख लेते हैं हम जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है? सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है, मात्रात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है। यह सांख्यिकी केवल जो है गुणात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है। यह सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप से सत्य होते हैं। ठीक है, यह सांख्यिकी आंकड़ों के एक समान और समरूप होने चाहिए। मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर सांख्यिकी के आंकड़े सत्य नहीं है बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं? सांख्यिकी आंकड़े अगर आपको चाहिए तो एक समान और समरूप होने चाहिए, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। सांख्यिकी निष्कर्ष औसत रूप से सत्य होते हैं, ये भी सही है, आपने देखा था। उसके बाद सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है, बिल्कुल। और यहाँ पर सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है, मात्रात्मक से रखती है लेकिन केवल गुणात्मक आंकड़ों से नहीं रखती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ख, यहाँ पर ये वाला। उसके बाद देखिए सांख्यिकी सरोकार रखती है, सरोकार रखती, सॉरी यहाँ पर सरोकार रखती है, क्या रखती है? सरोकार किससे रखती है? केवल मात्रात्मक आंकड़ों से रखती है, गुणात्मक आंकड़ों से रखती है, ना तो गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक आंकड़ों से रखती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है यहाँ पर सांख्यिकी सरोकार किससे रखेगी? मात्रात्मक आंकड़ों से रखेगी, गुणात्मक आंकड़ों से नहीं रखेगी। यहाँ पर अपनी पिछले प्रश्न में हमने देखा, तो आंसर होगा यहाँ पर का। उसके बाद देखिए सांख्यिकी विधि के चरण सही क्रम बताना है। यहाँ पर क्या है? सांख्यिकी विधि का चरण क्या है? सांख्यिकी का संग्रहण करना, उसके बाद पहले है आंकड़ों को इकट्ठा कर लेना, आंकड़े इकट्ठे हो जाने के बाद उसके बाद उनका संगठन करना, संगठन होने के बाद प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना और निर्वाचन करना। तो क्या ये बिल्कुल सही है? पहले आंकड़े क्या करेंगे आपके पास आंकड़े आने चाहिए, तो पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले उन्हें इकट्ठा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आंकड़ों को संगठन करेंगे। ठीक है, संगठित मतलब एक अलग अलग स्थान उन्हें देंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे आंकड़े की इतने हमारे पास। उसके बाद विश्लेषण करेंगे, यानी उसमें जो है तुलना करेंगे, विश्लेषण, निर्वाचन, बाद में उसका निर्वाचन भी करेंगे। तो ये वाला जो हमारा पहला ही सही हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर का हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो खत्म हो गया और हम अगले आने वाले वीडियो में ये करेंगे 3 नंबर वाले अंक वाले जो है प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, इसके भी हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में से। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।